नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। नई संसद में घमासान, क्या राहुल अखिलेश करने देंगे काम? कल से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ संसद के दोनों सदनों में टकराव की संभावना भी दिखने लगी है। सत्र में जहां एक और सरकार की प्राथमिकता नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव, सदस्यों का शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव, बजट है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने अपने तीखे तेवरों से साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से सरकार के साथ वो रियायत बरतने के मूड में नहीं है। नई लोकसभा में बढ़ी हुई ताकत के साथ आए विपक्ष मुद्दों को कैसे उठाएगा? सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होगी? सदन चलाने के लिए सरकार किस तरह से विपक्ष को साधेगी और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? आज इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। परंपराओं का पालन नहीं हुआ, या तो सीधी सादी गणित उनको नहीं आती, गिनती नहीं आती। 24 घंटे से भी कम समय में 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो जाएगा। नए सांसदों की शपथ होगी, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होगा। लेकिन इस बार पिछले 10 सालों से अलग एक तस्वीर ये कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले बहुमत की नहीं, बल्कि गठबंधन वाले एनडीए सरकार का नेतृत्व करते दिखेंगे। मजबूत हुआ विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है और इसके संकेत पहले से दिखने लगे हैं। नई संसद के पहले सत्र में विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार बना है नीट एग्जाम। नीट के मुद्दे पर देश भर में सड़क पर संग्राम मचा है, जिसे भुनाने के लिए विपक्ष भी प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ सड़क पर है। कांग्रेस ने भी ये साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठाएगी। पार्टी नेता राहुल गांधी ने बाकायदा स्टूडेंट से बात कर उनसे वादा किया है कि वो इस मामले में उन्हें न्याय दिलवाएंगे। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। सत्र शुरू होने से पहले साफ है कि नीट मसले पर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लिहाजा सरकार पहले से ही एक्शन मोड में है। सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए एनटीए के डायरेक्टर को हटा दिया है। नीट मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। नीट के साथ विपक्ष का फोकस कुछ और मसलों पर भी है। देश भर में पेपर लीक के बढ़ते मामले, अग्निवीर योजना, मणिपुर के ताजा हालात से लेकर रेल दुर्घटनाएं। अग्निवीर योजना को लेकर जेडीयू पहले ही समीक्षा की बात कर चुका है। हालांकि वो एनडीए के साथ किसी मतभेद से भी इनकार कर रहा है। बदली परिस्थितियों और लोकसभा में बढ़ी संख्या ने विपक्ष को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि वो दावा कर रहा है कि सरकार समय से पहले गिर जाएगी। राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में बड़े बड़े दावे किए। राहुल गांधी के मुताबिक एनडीए के कई लोग मेरे संपर्क में हैं। मोदी सरकार में असंतोष है। अगर एक दल ने भी पाला बदला तो मोदी का तीसरा टर्म खत्म हो जाएगा। संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत नाजुक है। छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। सरकार के सामने अस्तित्व बचाने का संघर्ष है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही मोदी सरकार के अल्पमत में होने का नैरेटिव कर चुके हैं। तो वहीं उद्धव शिवसेना के सियासी योद्धा संजय राउत ने भी दावा कर दिया है कि सिर्फ एक मौके का इंतजार है। इधर मौका मिला और उधर मोदी सरकार गिर जाएगी। ये गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। कुछ भी हो सकता है। नई संसद में टक्कर कितनी जोरदार होगी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तक पर विपक्ष ने विवाद खड़ा कर दिया। सरकार ने सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर क्या नियुक्त किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर संसदीय परंपरा को नष्ट करने का आरोप लगा दिया। परंपराओं का पालन नहीं हुआ, या तो सीधी सादी गणित उनको नहीं आती, गिनती नहीं आती है। 7 बड़ा होता है कि 8?
8 टर्म के आदमी को सुरेश जी को अपना बना के 7 टर्म के भातारी जी को बना रहे हैं। तो ये कौन सी बात होगी? जो सीनियर मोस्ट है, जिसका सबसे ज्यादा नंबर है, जिसकी सबसे ज्यादा गिनती है इलेक्ट्रॉनिक, उसको बनाना चाहिए। तो फिर कौन सा 3 दिन 4 दिन का प्रोटर्म स्पीकर हो? इसमें ही आप घबरा गए, यानी लोकतंत्र में आपको विश्वास ही नहीं। कांग्रेस का कहना है परंपरा के मुताबिक भर्तृहरि मेहताब को यह जिम्मेदारी देना गलत है, क्योंकि वो 7 बार के सांसद हैं और वरिष्ठता के मामले में 8 बार के सांसद कोडी कुन्नील सुरेश के बाद आते हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि अगर उन्हें कोडिनुल सुरेश की वरिष्ठता की इतनी चिंता है तो उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता बना सकते हैं। कल से शुरू हो रहा सत्र अगर एनडीए सरकार के लिए इम्तिहान है, तो वहीं सदन में विपक्षी एकजुटता की भी परीक्षा हो। देखना होगा कि अहम मुद्दों पर टीएमसी और आप जैसे दल संसद के अंदर विपक्षी सुरों में कितना अपना सुर मिला पाते। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी पूरे चुनाव में अलग खड़ी दिखी। वहीं दूसरी ओर आपने चुनाव खत्म होने के बाद दिल्ली समेत हरियाणा, गुजरात में कांग्रेस के साथ अपने आपसी तालमेल की गांठ खोल दी है। ऐसे में संसद में देखना होगा कि सरकार को घेरने की मंशा पाले बैठा विपक्ष अपने मकसद में कामयाब होता है या फिर खुद अपनी गांठों में उलझ कर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चुनावी नतीजे आने के बाद लोकसभा का सेशन बुलाने से पहले विपक्ष का एक नैरेटिव, ये सरकार टिकने वाली नहीं है। इस नैरेटिव का असर क्या लोकसभा में देखने को मिलेगा, ये कल से जरूर तस्वीर दिलचस्प रहेगी। फिलहाल आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राधिका खेड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मनोज काका जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। इनके अलावा बाकी मेहमानों का भी हम रुख करेंगे। लोकेश जिंदल कांग्रेस पार्टी के नेता और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत लोकेश भाई आपसे करता हूं और पहला सवाल तो यही है कि कल से संसद सेशन में फोकस किस बात पर है? काम करने पर, सरकार को काम करने देने पर, या फिर सरकार गिराने पर? आवाज नहीं आ रही आपकी लोकेश भाई, अनम्यूट कर दीजिएगा। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे राकेश जी? हाँ, आप बोलिए। वर्तमान परिस्थिति क्या है? छात्र, उनका पूरा परिवार पूरे संसाधनों के साथ तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक होता है। एक नहीं, नीट, यूजीसी नेट, अब नीट पोस्ट ग्रेजुएट का जो पेपर है वो लीक हो जाता है, जिसके कारण इन सभी अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में आ जाता है। ये मुद्दे अहम हैं। वर्तमान जो परिस्थिति सरकार की है, जो सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किए हैं, ये इसका नतीजा है। इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसकी जवाबदेही सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो सारी बात आपकी लोकेश भाई ठीक है, आप जवाबदेही तय करिए, सरकार से सवाल पूछिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मेरा सवाल कुछ और था, शायद आप समझे नहीं। मैंने सवाल पूछा कि सरकार से सवाल पूछेंगे या सरकार गिराएंगे कल से लोकसभा सेशन में? जोर किस बात पर है आपका? राकेश जी, जो सरकार अपने आप की बैसाखियों के सहारे खड़ी है, जो 1/3 सरकार है, जो सरकार जो जनता से पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। 2004-2009 में आप लोगों की सरकार पूर्ण बहुमत से थी, अकेले पार्टी की? राकेश जी, जिस पार्टी के पास इतने संसाधन थे, नहीं, उस पर मत जाइए। अरे लोकेश भाई, ये नैरेटिव पिछले कई दिनों में कई बार सेट किया जा चुका है। अल्पमत में सरकार है, सरकार गिर जाएगी, बहुमत नहीं है, प्री पोल अलायंस का बहुमत आया, और कैसे बहुमत आता है? आप ये कहिए कि अकेले पार्टी का बहुमत मांग रहे थे, नहीं मिला, वो बात समझ में आती है, लेकिन आप कह दें कि अल्पमत में है सरकार। इसीलिए मैंने पूछा कि आपका जोर किस बात पर है, सरकार गिराने पर या सरकार को घेरने पर? राकेश जी, अगर ये सरकार जवाबदेही में विफल हो जाती है तो ये सरकार चलने के लायक नहीं है। नहीं, लायक है कि नहीं है वो बात की बात है, वो नंबर से तय होगा, वो आपके मेरे किसी और के कहने से नहीं तय होगा। लेकिन ये नैरेटिव मत सेट करिए सर कि अल्पमत में है, नंबर नहीं है इनके पास, वरना 4-9 में मनमोहन सिंह की सरकार तो पूरा 5 साल 10 साल अल्पमत में चली थी। 240 सीटें मैं आपसे पूछ दूं कि आपकी पार्टी की आखिरी बार 240 सीटें कितनी आई थी, आप नहीं बता पाएंगे? हमारे संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 2 के तहत किसी भी सरकार को सबसे पहले लोकसभा से अपना मैंडेट प्रूव करना होता है। जब तक वह प्रूव नहीं होता, तब तक वह सरकार संविधान के आधार पर नहीं बन सकती।
तो वर्तमान में यह सरकार संवैधानिक है या नहीं, इसका निर्णय तभी होगा जब अरे वे लोकेश फ्लोर भाई, पे एक हिंदी में कहावत पास है, कर मुंगेरी पाएं। लाल के हसीन सपने में, ये कहावत नहीं कहना चाहता था, लेकिन अगर आप लोगों के पास संख्या बलता तो चले जाते ना राष्ट्रपति के पास कि भाई ये लोग राकेश गलत जी, दावा आपके सामने करके गए हैं, महामहिम से कहते कि ये सरकार नहीं बना पाएंगे, फिर तो कल आपको राकेश जी, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना चाहिए, बाकी सब चीजें होती रहेंगी। राकेश जी, संविधान के आधार पर जो लार्जेस्ट पार्टी होती है वह अपना अधिकार बनाती है सरकार बनाने का, ठीक है, जिसके आधार पर हमारे राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया, न्योता दिया, और जिसके आधार पर उन्होंने शपथ ली। लेकिन इसके बाद में जिस दिन पहला संसद का सत्र बैठेगा उसमें सर्वप्रथम सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना होगा। तो अगर वह पास करने में विफल हो जाती है तो यह कल सरकार कल कांग्रेस पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है। मैं तो कहता हूं लाना चाहिए। नहीं ला रही है कि नहीं ला रही है? आप कह रहे हैं कि लाना चाहिए, बताइए ना कि ला रही है कि नहीं ला रही है। अगर आप कह रहे हैं कि इसको पास करना चाहिए तो राकेश जी, कल आप देखेंगे कि संसद के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाएगा। ठीक है, चलिए। और राधिका खेड़ा, सांसदों की शपथ नहीं होगी, प्रोटेम स्पीकर कुछ नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी कहेगी पहले ये अविश्वास प्रस्ताव पास करके दिखाओ। नहीं, एक मिनट, बिना प्रोटेम स्पीकर और शपथ के बिना तो ये अरे तो कल तो शपथ होनी है, अभी 2 दिन लग जाएगा शपथ में लोकेश जिंदल, फिर तो अभी आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो राकेश जी ये समझ लीजिए कि ये सरकार निर्णय नहीं कर पाएगी कि स्पीकर किसको बनाए। अरे वो छोड़ दीजिए ना, इलेक्शन भी ये सरकार आप हारेगी। क्यों भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? राधिका खेड़ा रिप्लाई कीजिए, फिर मैं मनोज काका जी आपके पास आ रहा हूं। चलिए, नए सत्र की शुरुआत हो रही है और विपक्ष की हताशा चरम पे है, हताशा और निराशा दोनों चरम पे है, और वो अस्थिरता फैलाने के लिए किस तरह के निम्न स्तर के हथकंडे अपना रहे हैं ये पूरे देश के सामने है और अब तो पूरे विश्व के सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशी मीडिया में ये दावा करने लग गए हैं कि एनडीए के नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं, इनके टच में है, ये ना केवल उनकी राजनीतिक परिपक्वता को कमी को दर्शाता है, मतलब राजनीतिक कितनी उनकी समझ है उसकी कमी को दर्शाता है, बल्कि साथ साथ लोकतंत्र के सिद्धांतों की खुली अवहेलना भी है। ये जो लगातार रोना रोते हैं ना कि सरकारें हम गिरा देती है भारतीय जनता पार्टी, अब आप क्या कर रहे हैं? आप तो इंटरनेशनल मीडिया में जाके लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही क्या होने वाला है आगे जाके, ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लायक नहीं है। अरे कमाल है साहब, आपके नेता ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे कि नहीं, और बोल रहे हैं हम लायक नहीं है। और मैं तो बताऊं, मैंने तो आज तक यही देखा है कि एक पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये इशू जारी करते हैं कि भाई इस इंसान ने फला इंसान ने नेता प्रतिपक्ष बनना है, तो वो ऑर्डर होता है, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे तो जी अलग ही कहानी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे, और राहुल गांधी, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो, ये तो मैं पहली बार देख रही हूं कि एक आदमी पार्टी से ही बना है, अपने पार्टी के अंदर तो ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते, तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रोटेक्ट करेंगे कैसे करेंगे? ये तो ऑब्वियस की बात है। आफ्टर ऑल ये कांग्रेस आई है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, महात्मा गांधी जी की कांग्रेस है, तो इंदिरा जी ने अपनी कांग्रेस को अलग करके नई कांग्रेस बना ली थी, और ये वही है जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो देश के लोकतंत्र के बारे में तो ये कुछ जानते ही नहीं। लेकिन ये बात तो तय है कि किस तरीके की तुच्छ राजनीति ये लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी इंडिया अलायंस हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये कभी भी देश प्रगति करे, देश आगे बढ़े, देश विश्व गुरु बने, ये नहीं चाहते। ये चाहते थे हमेशा हम राजा महाराजा है, देश हमारे पैरों में पड़ा रहे। तो देश के प्रगति में ये किस तरीके से आगे आने की कोशिश राधिका खेड़ा, आपकी इस बात पर मंद मंद मनोज काका जी मुस्कुरा भी रहे हैं। मनोज काका जी, आपसे वही सवाल है जो मैंने लोकेश जिंदल से पूछा कि नई संसद में अखिलेश यादव यहां पर होंगे, यहीं से लखनऊ को भी साधेंगे, इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, लेकिन जोर किस बात पर रहेगा? सरकार गिराने पर, सरकार को घेरने पर, काम करने देने पर, रोकने पर? क्योंकि अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि अधर में लटकी हुई सरकार है, किसी को खुश करके बनाई हुई सरकार है, कब तक चलेगी कोई भरोसा नहीं है। देखिए, आपके धन्यवाद के लिए हृदय से साधुवाद राकेश जी। आपने पूछा कि जोर किस बात पे होगा। जोर इसी बात पे होगा जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन से जो जरूरी सवाल है उसी को, चूंकि हमारा हमेशा से सिद्धांत रहा है कि हम सड़क से लेके सदन तक हमेशा
मुखर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो यही सवाल होगा कि इस देश में जो प्रधानमंत्री जो परीक्षा पर संवाद करने चले जाते हैं, इस देश में उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती, ARO भर्ती से, नीट से लेके यूजी नेट से लेकर के, और आज तो PG नेट का भी परीक्षा, जो लगातार जो देश अपने बुद्धिमत्ता और अपने वैचारिक विमर्श के लिए जाना जाता था, वो देश नरेंद्र मोदी के सरकार में पेपर लीक के लिए जाना जा रहा है। और पेपर लीक भी NTA करा रहा है। NTA के चेयरमैन को ना हटा के, स्केप गोट को, सुबोध जी को हटा करके, चेयरमैन को नहीं हटा रहे हैं और डायरेक्टर को हटा करके अपने को शुचिता भरे व्यवहार में लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो यही सब सवाल होंगे। और सरकार चले, इस देश में आपने मोरारजी देसाई 1979 से लेकर के और 1999 में भी देखा होगा कि अटल जी की सरकार 2-2 बार गिर गई, तो नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार गिर सकती है। लेकिन सवाल उससे ज्यादा जरूरी यह है कि जो प्रधानमंत्री परीक्षा पर संवाद करते थे, उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। जो प्रधानमंत्री गौरक्षा का नेतृत्व करने का नारा बुलंद करते थे, उसी प्रधानमंत्री की पार्टी ने 200 करोड़ रुपया स्लाटर हाउस की कंपनियों से ले लिया। जो प्रधानमंत्री अयोध्या चिल्ला रहे थे, उसी प्रधानमंत्री के पोसे गए गुंडे अब अयोध्या वासियों को एक दलित ने जब चुन लिया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से, तो गाली दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शब्द उनके कर्म तक और व्यवहार तक नहीं जाता। बहन की बात रही तो नवागत आई हुई बहन है, अब इनको वंदना करनी ही पड़ेगी। इनके पूर्व के वीडियो ही इनको सिखा देंगे कि ये क्या। नहीं मनोज काका जी, जो कम से कम अभी जो जिस पार्टी का रहता। चलिए राधिका खेड़ा आप रिप्लाई कर दीजिए, वरना मनोज काका जी एक सवाल और था, रिप्लाई कर लीजिए पहले राधिका खेड़ा। नहीं, मैं रिप्लाई अब सुन तो लीजिए। अब उन्होंने इशारा कर दिया, आपने कह दिया कि नई आई हुई बहन है, चरण वंदना कर रही है, तो रिप्लाई एक ले लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। इनसे फिर आपके पास आ जाऊंगा। बोलिए राधिका खेड़ा। रिप्लाई लूंगा पूरा। सुनिए तो अब पूछिए कि मणिपुर जाएंगे कि नहीं। हम वो सारे सवाल मैंने टॉस कर दिए। राधिका खेड़ा रिप्लाई कीजिए, इनको समय दीजिए, फिर मनोज काका जी तुरंत आपके पास आ जाऊंगा, सुन लीजिए उनको। रोजगार पर संवाद करेंगे कि नहीं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जो उन किसानों को 700 किसान जो शहीद हो गए, उनसे कुछ बात करेंगे कि नहीं। इन सब विषयों पर भी बोलेंगे प्रधानमंत्री कि अपनी सदरियां ही बदलते रहेंगे। ये सवाल है बहन से। हो गया मनोज जी, हो गया। पहली बात तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस के लोग व्यक्तिगत हमले करते हैं, ये इनकी बताता है कि इनकी परवरिश कैसी है। करिए आप लोग जितने व्यक्तिगत हमले करना चाहते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनने की हिम्मत रखिए मनोज जी। मैं आपके बीच में आप खुलवा लीजिए, आप अपने देश का नाम नहीं ले पा रही हैं और बदतमीजी नहीं इनके जिस संवाद में बैठी हैं, राष्ट्र की बात का नाम है। आप इंडिया कहिए, इंडिया कम से कम विपक्षियों को सही भाषा से संबोधित करना सीखिए। मनोज काका जी वो सुन रही थी, सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए सर। आपको भी उनके गठबंधन को जो कहना वो कहिए। इंडिया बोलिए ना सर सुन लीजिए। मनोज काका जी गुजारिश है आपसे, सुन लीजिए। आपके गठबंधन को वो क्या नाम लेती है, वो उनकी इच्छा, आप उनके गठबंधन को कुछ कहिए, सुन लीजिए उनको, रिप्लाई सुन लीजिए। मैं इंडिया अलायंस की सबसे इनका हिकारत बड़ा दृष्टिकोण देखिए। मनोज जी प्लीज, सर आपने अपनी बात कह ली। मनोज जी गुजारिश है आपसे, सुन लीजिए सर उनकी बात प्लीज। आप इंडिया गठबंधन बोलिए कम से कम। तो राधिका खेड़ा को मैं ये थोड़े नहीं तय करूंगा कि वो क्या कहेंगी क्या नहीं कहेंगी। मनोज काका जी, जैसे मैं आपको तय नहीं कर सकता हूं कि आप उनके गठबंधन को क्या कहेंगे, मैं राधिका खेड़ा को नहीं मजबूर करूंगा। तो कहेंगे ना। तो चलिए आप राधिका खेड़ा का रिप्लाई सुनिए। चलिए सर प्लीज। या तो इनको म्यूट कर दीजिए। नहीं, मैं किसी को म्यूट करने के पक्ष में नहीं रहता हूं। मनोज काका जी प्लीज सर, मेरी आपसे गुजारिश है। मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी मेरी आपसे गुजारिश है, वरिष्ठ नेता हैं आप, सुनिए सर प्लीज। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। सब जान गया है मनोज काका जी, आप प्लीज मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी प्लीज सर, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। राधिका खेड़ा बोलिए। हर आदमी का स्तर उसके व्यवहार। प्लीज सर मत स्तर तय करिए, ये डिबेट लोगों के स्तर को तय करने के लिए नहीं है। आप अपनी अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को रखिए, संसद में किन मुद्दों के साथ जाएंगे वो दृष्टिकोण को रखिए, किसी का लेवल कोई मत तय करे प्लीज। मनोज काका जी प्लीज आप शांत रहेंगे, आपसे गुजारिश है। राधिका खेड़ा बोलिए प्लीज सर। नहीं प्लीज आप संवाद में रहिए, आपका स्तर। और राकेश जी ये क्या हो रहा है? मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी प्लीज। अभी राधिका खेड़ा सिर्फ आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है, बोलिए।
नहीं राकेश, ऐसी ही चीजों की वजह से लगातार देश जो लोग विपक्ष में बैठे हैं उनको चुन नहीं रहा है, और ये लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। व्यक्तिगत हमले ये लोग मोदी जी पे भी करते आए हैं, हमारे हर नेता पे कर रहा है, अब मेरे पे कर रहे हैं। जिन लोगों ने मोदी जी को नहीं बख्शा वो मेरे को क्या बख्शेंगे? तो इन लोगों से ऐसी ही उम्मीद है। लेकिन ये आज पेपर लीक की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने पेपर लीक की चर्चा करी। इनको ये याद दिला दूं, चाहे मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे या अखिलेश यादव जी, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के ऊपर किस तरीके से पेपर लीक काले धब्बे थे ये भूल जाते हैं। तो अपना इतिहास इनको भूलना नहीं चाहिए, और इसीलिए लगातार ये हारते आ रहे हैं। आप एक डेटा सहित आप बताओ, आप एक इन लोगों को जो बीमारी है, सबसे कोई पहले विपक्ष को इस बीमारी का इलाज कराना चाहिए। सरकार में 2 लाख जी मैं कैसे अपनी बात कहूंगी? मैं चीखना चिल्लाना नहीं करना चाहती। ठीक, मनोज जी प्लीज, 2 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, इनकी बात राधिका खेड़ा की पूरी हो जाए तो मैं बाकी 2 मेहमानों का भी रुक करूंगा। 1 मिनट सर सुन लीजिए, आधा मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिए राधिका खेड़ा को प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। राधिका खेड़ा बोलिए, 30 सेकंड आपके पास अनइंटरप्टेड है। के प्रवक्ता जिस तरीके से बीच में बोलते हैं, ये आने वाले सेशन में इनके नेता क्या करने वाले हैं उसकी एक ट्रेलर है, क्योंकि ये लोग सिर्फ लगातार लोकसभा को, राज्यसभा को डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोल्यूशन निकले ना निकले विद्यार्थियों की इस प्रॉब्लम का, उनको सिर्फ राजनीति करनी है। इसलिए फेक वीडियोस ट्वीट होते हैं, इसलिए इसी इंडिया अलायंस के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बच्चों को हिंदू और मुसलमान में बांटते हैं। तो इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान तक सीमित है, इनकी राजनीति देश की प्रगति के रोकने तक सीमित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे कल लोकसभा जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेहरू जी के बाद तीसरी बार पहले इंसान है जो प्रधानमंत्री बन के जा रहे हैं इस तरीके की बहुमत के साथ। तो पहले भी हमने कड़े फैसले लिए और आने वाले समय में भी हम कड़े फैसले लेने वाले हैं। ये जितना रोकने की कोशिश कर ले कुछ नहीं रुकेगा। विपक्ष लगातार कहता है ठीक है, मैं लोकेश भाई आऊंगा, बाकी 2 मेहमानों से एक टिप्पणी ले लूं। पहले तौसीफ खान, ममता बनर्जी का क्या स्टैंड रहेगा? चुनाव से पहले तो बैठकों में गई, पूरा चुनाव अकेले, कांग्रेस से अलग जो लड़ाई हुई बंगाल में वो हर कोई देख रहा है, अलबत्ता उसके बाद बैठक हुई उसमें भी नहीं आई। तो इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, इनके गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर अलग अलग रहेंगे? देखिए, अगर देश भर के सारे पत्रकार को, सारी जनता को मालूम है ये बात कि इंडिया अलायंस का हिस्सा ममता बनर्जी हैं, और हाल में ही 2-4 दिन पहले ही उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को ये कहते हुए कि जो 3 कानून क्रिमिनल लॉज के जो नए लाए जा रहे हैं उसको ना लाया जाए, उसमें बहस की जरूरत है, उसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में उसको रेफर करने की जरूरत है। ये बात ऑलरेडी हो चुकी है और लेटर जो है ममता बनर्जी की तरफ से जा चुका है। सवाल ये है कि जो व्यक्ति जिसने देश से 400 सीट की मांग की थी और देश ने जिसे 250 सीट में ला करके रोक दिया, क्या वो व्यक्ति बिना मेजॉरिटी में रहते हुए, जिन्हें डिक्टेटरशिप की आदत है, क्या वो आज सरकार को चला पाएंगे? अरे तौसीफ भाई, मैं नहीं बीच में बोलना चाहता हूं भाई, चुनावी नतीजे आए हुए, समय हो गया, कल सेशन शुरू हो रहा है। ये फेक नैरेटिव मत सेट किया करिए आप लोग कि मेजॉरिटी नहीं है। देश आपके इस झूठ को नहीं मान लेगा। ये ठीक है कि उन्होंने 400 सीटें मांगी, 400 सीटें नहीं मिली, 372 मांगी, 300 नहीं मिली, बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला, ये भी सत्य है। लेकिन ये सत्य नहीं है कि अल्पमत में सरकार है। 272 बहुमत के लिए होता है, प्री पोल अलायंस को 293 मिली, यही है, बहुमत से भी 11 ज्यादा। तो ये फेक नैरेटिव मत सेट किया करिए प्लीज। तो अभी आपने नहीं, आपने अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया। पहले आपने कहा कि बीजेपी के पास बहुमत है, फिर आपने बताया कि नहीं बीजेपी अकेले। अरे गठबंधन के बाद बहुमत है तौसीफ खान, या तो काम में थोड़ा सा तेल डाल के आया करिए भाई, सहारा नहीं सुनाई देता है आपको तो। गठबंधन का सहारा है, और वो भी गठबंधन 2004, 2009 सुनो और 2014 के पहले क्या अकेले बहुमत वाली सरकारें चल रही थी क्या इस देश में? राजीव गांधी के बाद। महाशय एक मिनट सुनो, एक मिनट नहीं सर, मैं 2 मिनट सुनूंगा, तुम्हारे कान में तेल डालो, तुम्हें इस बात से तकलीफ है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तकलीफ है, तुम्हारी ये दुकान बंद हो जाएगी। तुम नए नए एंकर आए हो, तुम नए एंकर आए हो, तुम्हें एंकरिंग छोड़ देनी पड़ेगी, एंकरिंग तुम्हारी छोड़ देनी पड़ेगी। तुम सुन लो, 13-14 सालों से मीडिया में हो, तुम सुन लो, नहीं तो तुम भी सुन लो और तुम मत करो। तौसीफ खान, नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? तौसीफ खान, अरे तुम्हारा नाम क्या? पहले नाम बताओ, नाम चल रहा है, पहले नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या? मैं बताता हूं। पांडे क्या कर लेंगे? पहले अपने नाम बताओ, मैं नहीं तो क्या कर लोगे भाई? तौसीफ पहले खान नाम बताओ अपने।
पहले नाम बताओ। नहीं तो क्या कर लोगे? तौसीफ खान धमकी दे रहे हो। मेरे सामने स्क्रीन नहीं है जो मैं तुम्हारा नाम पढ़ सकूं। अपने पहले अपना नाम बताओ। तो सुना करिए ना तौसीफ मेरे खान। सामने स्क्रीन नहीं है जो मैं तुम्हारा नाम पढ़ सुना सकूं। करिए। तो पहले आप मुझे अपना सुना नाम करिए, बताओ। कान में तेल पहले ना आप मुझे कराया अपना करिए। नाम बताओ और पर्सनल मत हुआ करिए। पहले आप नाम बताओ। पर्सनल मत हुआ करिए। आए हो तुम, और आपसे बड़े बड़े एंकर नहीं, आप पर क्यों आ गए भाई? तुम तो आगे अच्छा लग रहा है आपके मुंह से। आपसे बड़े एंकर, हाँ। आप ही के चैनल के एंकर बोलते हैं। नहीं तो आपसे बड़े नेता भी आ गए मेरे कार्यक्रम में। अभी जो तौसीफ खान, इलेक्शन का रिजल्ट आपसे बड़े नेता आ गए। अभी के और ये माफ करिएगा, यहाँ पर जितने नेता बैठे हुए हैं सब आपसे अनुभव में बड़े हैं। मनोज काका का अनुभव लोकेश जिंदल का हो या फिर राधिका खेड़ा का हो, तो ये तुम तड़क पर और धमकी पर मत आया करिए। दलाली करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी। चलिए आप दलाली करते होंगे, चलिए ठीक है भाई। तौसीफ खान ठीक है, आप इसी भाषा में रहिए, आपको ये भाषा मुबारक हो। इनकी आवाज डाउन करिए पीसीआर, ऐसी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं। समीर चौगावकर जी, माना विपक्ष को इतनी सीटें मिल गई, लेकिन कुछ लोग बैठकर बदतमीजी करेंगे ऐसे टेलीविजन पर। तौसीफ खान ने जिस भाषा का प्रयोग किया और जिस तरीके से राकेश पांडे जी से बात की, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इन्हें तमीज में और दायरे के अंदर बात करना चाहिए। जो पूछा गया उसका जवाब दे, अपनी बात रखे, नंबर 1। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो ये बताएं कि अखिलेश यादव ने तो विधानसभा छोड़ दी है। समाजवादी पार्टी के बताएं कि विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी तक अखिलेश यादव ने तय नहीं किया है। कांग्रेस बताए कि विपक्ष का नेता कौन होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को राहुल गांधी तवज्जो नहीं दे रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े नेता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए का गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस बताया कि उसे पूर्ण बहुमत कब मिला था? 1969 में इंदिरा गांधी ने गठबंधन की सरकार चलाई, 71 में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, लगा दिया। उसके बाद 84 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो पूर्ण बहुमत मिलता है। उसके बाद आज तक कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, चाहे वो 91 की नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे वो 2000 में मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे 2009 में फिर मनमोहन सिंह की सरकार हो। कांग्रेस तो 40 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चला हमारे देश के अंदर। जिस पार्टी को 240 का बहुमत का वोट मिलता है और सिर्फ 32 सीटें कम मिलती है। नीतीश बाबू समर्थन दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू समर्थन दे रहे हैं, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद ये कर रहे हैं कि सरकार गिरने की स्थिति में है। ठीक है, नहीं ये अलग अलग पार्टियों की अपनी रणनीति है, वो फेक एजेंडा सेट करें, नैरेटिव सेट करें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं नहीं बनते हैं ये उनको तय करना, ये उनका अधिकार है। लेकिन ये भी सत्य है कि 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में या फिर कोई भी पार्टी ऐसी स्थिति में है कि नेता प्रतिपक्ष बने, क्योंकि 54 सांसदों की जरूरत होती है। मैं 30 सेकंड लोकेश भाई और मनोज काका जी आपको दूंगा। पहले लोकेश जिंदल, आपको ये भाषा है क्या? थोड़ी सी सीट मिल गई तो उसके बाद बदतमीजी पर उतर आएंगे जो तौसीफ खान ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया। राकेश जी, मैं इसमें किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे भाई? आप सहमत हैं तौसीफ खान की भाषा से? मेरा सवाल गलत था। राकेश जी, मैं किसी भी डिबेट में व्यक्तिगत होने के पक्ष में नहीं रहता। तो मतलब ये भले एंकर हो या फिर पैनलिस्ट हो, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मर्यादा दोनों पक्षों में रहे तो एक मर्यादित पब्लिक संवाद होता है। तो खैर, मैं मुद्दे पर आऊंगा। राकेश जी, सर्वप्रथम तो राधिका जी ने कहा कि किस तरह से मुलायम सिंह जी की सरकार के वक्त जो है पेपर लीक होता था। तो मैं उन्हें बता दूं कि पिछले 10 वर्ष से आपकी सरकार है और ये नीट यूजीसी नेट के केंद्र के पेपर हैं, तो इसकी आपको पूरी जवाबदेही मिलती है। आप केवल और केवल इतिहास में क्या होता था या क्या होता रहा है, इसके आधार के ऊपर आप अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप ये जवाबदेही तय करिए लोकेश भाई। और छात्रों के साथ किसी भी हाल में अन्याय नहीं होना चाहिए। और नीट के परीक्षे को अगर किसी चैनल ने सबसे पहले उठाया था चुनावी नतीजे आने के ठीक अगले दिन, तो वो टाइम्स नाउ ऑफ भारत है। और मनोज काका जी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि मेरी इनसे बातचीत भी हुई थी। मनोज काका जी 30 सेकंड आपको देता हूं, फिर राधिका खेड़ा आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड में कट टू कट तौसीफ खान की भाषा। 37 सीटें आप लोगों की भी आई हैं, बीजेपी को अकेले बहुमत से किसी ने रोका तो आप लोगों का दल है। ऐसी भाषा स्वीकार्य होगी क्या जो तौसीफ खान की है? नहीं राकेश जी, हम लोग समाजवादी पार्टी और हमारे नेता ने हमेशा मर्यादित भाषा का और मर्यादित आचरण के पक्षधर रहे हैं। हमारे नेता तो भारतीय राजनीतिक क्षितिज पे पहले ऐसे व्यापक नेता हैं और समावेशी विचारधारा के नेता हैं
कि उनका एक भी अमर्यादित शब्द बोल, भाषा और व्यवहार किसी के प्रति आप नहीं दिखा सकते हैं। तो सबको अपने भाषा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक वो जो कहावत है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आप लोगों से यह भी गुजारिश है कि अगर आप एनडीए कहते हैं, नेशनल आप राजग कहते हैं, तो उसी तरह इंडिया गठबंधन कहा करिए। इतना अच्छा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, तो इंडिया गठबंधन कहा करिए। जो सवाल है, राधिका बहन ने जो सवाल किया बिल्कुल गलत किया। अज्ञानता और भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत इनके ज्ञान वर्धन हेतु बता दें। ठीक है, वक्त इतना ही है, माफी के साथ आपको रोकता हूं मनोज काका जी, और ये कहते हुए कि जरा समझाइएगा इनको, तौसीफ खान को, अगर आपकी बातचीत होती हो। और तौसीफ खान जी, कोई व्यक्तिगत गलत सवाल नहीं था, सिर्फ फेक नैरेटिव बहुमत में नहीं है इसको लेकर सवाल था। तो समझिएगा सर और सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए।